Hey everyone, this is Monica Dua, your geography faculty. Welcome to सफल बैच. So guys, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट किया था, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जिसका हम पार्ट 1 कवर कर चुके हैं. क्लियर? जिसके पार्ट 1 में हम लोगों ने जाना था कि बेसिकली ट्रांसपोर्ट जो है उसके कौन कौन से मीन्स होते हैं, और अगर उसमें भी अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने जो है लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करी थी, रोड नेटवर्क्स के बारे में बात करी थी, हम लोगों ने हाईवेज के बारे में बात करी थी. क्लियर? अब आज के क्लास में हम इस चैप्टर का पार्ट 2 कवर करेंगे. पार्ट 2 के अंदर आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर. क्लियर? तो सबसे पहले जो है हम लोग रिकैप लेंगे, जो ऑलरेडी मैं आपको दे चुकी हूं कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था. बेसिकली आज की क्लास में हम लोग रेलवेज के बारे में जानेंगे. ठीक है, कि इंडिया में रेलवे का नेटवर्क कैसा है. हम जानेंगे वाटरवेज के बारे में कि इंडिया में वाटरवेज के तरीके कौन कौन से हैं, और फिर हम जानेंगे कि इनलैंड वाटरवेज क्या होता है. क्लियर? तो इसी को आज हम डिटेल में करेंगे. बट ये चैप्टर आज ओवर नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है. तो इस चैप्टर का एक पार्ट 3 आएगा जिसमें बचा हुआ जो हमारा ट्रांसपोर्ट है, पाइपलाइंस हो गया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, उसको हम लोग कवर करते हुए फिर इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे. क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेल ट्रांसपोर्ट की, मतलब रेलवेज की. किसकी बात करते हैं हम लोग? रेलवेज की. क्लियर? कह रहे हैं इंडियन रेलवेज नेटवर्क इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड. कह रहे हैं इंडिया में जो रेलवेज का जो नेटवर्क है ना, वो काफी ज्यादा क्या है, लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड का. इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ बोथ फ्रीट एंड पैसेंजर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. कह रहे हैं हमारे इंडिया में जो रेलवेज है इनसे सिर्फ पैसेंजर्स नहीं जाते हैं. पैसेंजर तो जाते ही जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ फ्रीट का मतलब होता है सामान, गुड्स, वो भी जाता है. और सामान भी जाता है, पैसेंजर्स भी रेलवे का यूज करते हैं, और उससे जो है हमारे नेशन की इकोनॉमी की क्या होती है, ग्रोथ होती है. क्लियर? महात्मा गांधी सेड द इंडियन रेलवेज ब्रॉट पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर्स टुगेदर टू कंट्रीब्यूट टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल. कह रहे जिस टाइम पे हमारे इंडिया में रेलवेज इंट्रोड्यूस हुई थी, उस टाइम पे महात्मा गांधी ने क्या बोला था कि ब्रिटिशर्स ने ये रेलवेज इंट्रोड्यूस तो अपने लिए की थी, बट इससे फायदा इंडियंस को हुआ. क्या फायदा हुआ कि इंडिया में जो अलग अलग कल्चर के जो लोग थे वो एक साथ हो गए. ठीक है, उन्होंने आपस में बात करना शुरू किया क्योंकि उनको एक कॉमन लैंग्वेज मिल गई थी, कौन सी, इंग्लिश. और फिर उन्होंने जो है आपस में मिलकर इंडिया की फ्रीडम के लिए क्या किया, स्ट्रगल किया. क्लियर? और ऐसा हुआ भी था. इंडियन रेलवे, अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होता है, इंडियन रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुई थी. तो आप ध्यान रखना, इंडियन रेलवे वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1853. इंडियन रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुई थी? 1853 में इंट्रोड्यूस हुई थी, ये बात आप ध्यान रखना. एंड लाइन वॉज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बॉम्बे टू थाने कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर. ये 3 स्टैटिक चीजें हैं, यहां से आपको याद रखना है कि इंडिया में पहली रेल कब चलाई गई, 1853 में चलाई गई. क्लियर? कौन से 2 एरियाज के बीच में चलाई गई, तो बॉम्बे टू थाने. क्लियर? ज्यादा लंबी जर्नी नहीं थी, कितने किलोमीटर्स की थी, जस्ट 34 किलोमीटर. क्लियर? अंडरटेकिंग इन द कंट्री, मतलब कंट्री में ही हुआ है ये. द लेंथ ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क वॉज 67,956 किलोमीटर. रेलवे ईयरबुक 2019-20. अगर आप 2019-20 का डेटा समझोगे या पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि 2019-20 के अकॉर्डिंग इंडिया में रेलवे का जो नेटवर्क था वो कितना था, 67,956 किलोमीटर लंबा था. इट्स वेरी लार्ज साइज पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन अ सेंट्रलाइज्ड रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम. अब सिंपल सी बात है यार, ठीक है, रेलवे का नेटवर्क ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है, जितना ज्यादा लेंथ बढ़ता जाएगा उतना रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि इतने बड़े रेल नेटवर्क को संभालना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप बात करोगे तो इंडिया में जो है रेलवे के 16 जोन्स हैं. खैर ये आपकी पुरानी एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो आप इसी को फॉलो करो. बट अगर मैं आपको बोलूं आज की एट प्रेजेंट जो है इंडिया में रेलवे के 19 जोन्स हैं. क्लियर? लेकिन क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो यू हैव टू राइट द आंसर एज पर एनसीईआरटी.
आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर करना है। क्लियर? वैसे जो है अभी 19 जोन्स हैं। क्लियर? ये वो आपके जोन्स हैं जो आपकी बुक में दे रखे हैं। कौन कौन से हैं? सेंट्रल जोन है, उसका हेडक्वार्टर मुंबई है। ईस्टर्न का कोलकाता है। ईस्टर्न सेंट्रल का हाजीपुर हो गया। इस तरीके से ये दे रखे हैं, एक बार आप पढ़ लेना। ये सारे जोन्स आपको याद नहीं करने हैं। इसमें जो मेजर आपको याद करना है, एक तो नॉर्थ वेस्टर्न याद करना है। मैं स्टार लगा देती हूँ, आपको बता देती हूँ। मैं आपको एक काम करती हूँ, वाइप आउट करके बता देती हूँ आपको कि इसमें आपको कौन कौन सा जोन याद रखना है। सारे के सारे याद नहीं करने हैं। एक आपको नॉर्थ वेस्टर्न जोन याद रखना है जो जयपुर में है। एक आपको सदर्न और सदर्न सेंट्रल दोनों याद रखने हैं। क्लियर? सिकंदराबाद और चेन्नई वाला। क्लियर? एक आपको वेस्टर्न वाला याद रखना है जो कि मुंबई में है। ठीक है? एक आपको नॉर्दर्न वाला याद रखना है जो न्यू दिल्ली में है। एक आपको सेंट्रल वाला याद रखना है जो मुंबई में है। ठीक है? एक आपको जो है याद रखना है नॉर्थ ईस्टर्न जो गोरखपुर में है। क्लियर? ये आपको मेनली याद रखने हैं। ये वाले तो वो हैं जो आपको याद रखने हैं, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आप सारे याद कर सकते हो तो सोने पे सुहागा है। ठीक है? नहीं तो इतने तो आपको याद करने ही करने हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ विड्थ ऑफ द ट्रैक। ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ विड्थ ऑफ द ट्रैक ऑफ द इंडियन रेलवेज 3 कैटेगरीज हैव बीन मेड। ये बात आप ध्यान रखना। आपने नोटिस किया होगा दो रेलवे ट्रैक के बीच में जो विड्थ होती है, ठीक है, इधर ये ट्रैक इधर ये ट्रैक, इनके बीच की जो ये विड्थ होती है, इस तरीके से इंडियन रेलवे ट्रैक 3 कैटेगरी में डिवाइड है। कितने कैटेगरी में डिवाइड है? 3 कैटेगरी में। एक होता है ब्रॉड गॉज। ब्रॉड गॉज होता है कि मतलब दो नेट उसके बीच में जो पटरी के बीच में जो गैप है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है? इसमें कितना होता है? 1.676 मीटर होता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रॉड गॉज में, ठीक है, रेल के बीच में जो रेल्स लाइंस होती हैं उनके बीच में कितना गैप होता है? तो 1.676 मीटर का गैप होता है। ठीक है? ब्रॉड गॉज की जो हमारे इंडिया में टोटल लेंथ है वो कितनी है? 63,950 किलोमीटर। क्लियर? फिर दूसरा नेक्स्ट होता है मीटर गॉज। मीटर गॉज उससे कम होता है। इसमें सिर्फ एक ही मीटर होता है, नाम से ही पता चल रहा है, एक होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। और मीटर गॉज की लेंथ कितनी है? जस्ट 2402 किलोमीटर। क्लियर? और फिर होता है नैरो गेज। नैरो गेज जो होता है इसमें जस्ट और जस्ट 0.762 मीटर या 0.610 मीटर के बीच में होता है। मतलब इतना ही मिलेगा, बस इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और अगर आप देखोगे तो इतनी हमारे इंडिया की लेंथ, इतनी जो है नैरो गॉज की लेंथ हमारे इंडिया में कितने किलोमीटर की है? ठीक है? वो कितनी है? 1604 किलोमीटर। इट्स जनरली कन्फाइंड टू हिली एरियाज। और ये ज्यादातर कहां पर है? हिली एरियाज में है, क्योंकि आपको पता है हिली एरियाज में वैसे भी रेलवे ट्रैक बिछाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है? रेलवे ट्रैक बिछाना वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि एरिया बड़ा अनइवन होता है। तो वहां पर जो गोज बनाए जाते हैं उनमें ज्यादा लेंथ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप सोचो ना, जितना ज्यादा लेंथ लेंगे उतना ही ज्यादा उनको वो भी तो चाहिए ना, सरफेस भी चाहिए, और उतना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए हिली एरियाज में कम गोज की, नैरो गोज की रेलवे लाइंस बिछाई जाती हैं। आपसे यहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि विच गोज इज सुटेबल फॉर हिली एरियाज। तो ऑप्शन में आपको ब्रॉड भी मिलेगा, मीटर भी मिलेगा, और आपको नैरो भी मिलेगा, और एक और ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो आप ध्यान रखना, आप आंसर क्या लिखकर आओगे? नैरो गोज। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। ये देखो गोज, मैंने आपकी यहाँ पे एक फोटो ले रखी है सो दैट मैं आपको क्लियर कर सकूं। ये देखो, ये जो ट्रैक्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको गोज बोला जाता है। क्लियर? ये देखो, आप नोटिस कर पा रहे होगे, ठीक है, आप नोटिस कर पा रहे होगे, ये आपकी ब्रॉड गोज है। ठीक है? बहुत ज्यादा गैप है, यहाँ पे बहुत कम है। इस तरीके से जो बीच का जो गैप होता है इसको नैरो गोज बोला जाता है। क्लियर? मतलब नैरो गोज या ब्रॉड गोज या मीटर गोज बोला जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इंडियन रेलवेज हैज लॉन्च्ड एक्सटेंसिव प्रोग्राम्स टू कन्वर्ट द मीटर एंड नैरो गेज टू ब्रॉड गेज। हालांकि देखो, ब्रॉड जो नैरो गेज होता है वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है, तो हमारी जो इंडियन रेलवेज है वो ट्राई कर रही हैं, ऐसे प्रोग्राम चला रही है कि ये जो मीटर या ये जो नैरो गोज है इनको ब्रॉड गोज में कन्वर्ट किया जा सके। मोरओवर स्टीम इंजन हैव बीन रिप्लेस्ड बाय डीजल
एंड इलेक्ट्रिक इंजन। और पहले क्योंकि जो है स्टीम इंजन यूज हुआ करते थे, ठीक है, स्टीम इंजन यूज हुआ करते थे। गदर मूवी अगर आप लोगों ने देखी हो तो उसमें आपने देखा होगा कि कैसे वो रेल चलाता है, तो वो स्टीम इंजन से, ठीक है, अब उनको डीजल और इलेक्ट्रिकल इंजन में कन्वर्ट कर दिया गया है। This step has increased the speed as well as the haulage capacity। कह रहे इसकी वजह से स्पीड तो बढ़ ही गई है, साथ ही साथ जो है इंडियन रेलवेज की हॉलेज कैपेसिटी भी बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है? हॉलेज कैपेसिटी भी बढ़ गई है। आपको पता है हॉलेज कैपेसिटी होता क्या है? आपको पता है हॉलेज कैपेसिटी क्या होता है? बेसिकली हॉलेज कैपेसिटी का मतलब होता है कमर्शियल चीजें ले जाने की कैपेसिटी, क्योंकि अब वो वहां पर और हेवी सामान लेके जाया जा सकता है। द रिप्लेसमेंट ऑफ स्टीम इंजन रन बाय कोल हैज ऑल्सो इंप्रूव द इन्वायरमेंट ऑफ द स्टेशन। कह रहा है अब जो है स्टीम इंजन जो है उनके रिप्लेसमेंट जो है वो किससे हो गई है? कोल से, और आजकल तो डीजल और इलेक्ट्रिकल से हो गई है। तो उसके बाद भी जो है हमारा इन्वायरमेंट जो है वो इंप्रूव हुआ है। और मेट्रो जब से आई है उसके बाद तो हमारा जो अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, मतलब जो शहरों में रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया है। क्लियर? ठीक है। Replacement of diesel buses by CNG run vehicles along with the introduction of metro is a welcome step towards controlling the air pollution in urban center। अभी आप देख लो अपने आसपास के एरियाज में ही देख लो कि पहले डीजल की बसेस चलती थी, फिर सीएनजी बसेस आई हैं, और अगर आजकल का सिनेरियो आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक बसेस आ गई हैं। तो उसकी वजह से साथ साथ मेट्रोज भी इंट्रोड्यूस हो गई हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से एक तो एयर पोल्यूशन हमारा बहुत कंट्रोल हो रहा है, और अर्बन सेंटर्स में तो काफी ज्यादा मतलब डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। क्लियर? समझ आ रही है बात? ठीक है। अब ये भी आपके डू यू नो से उठाया हुआ है मैंने, ये आप ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। Konkan Railway is one of the important achievements of the Indian Railway. Has been construction of Konkan Railway in 1991-8। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, कोंकण रेलवे जो है इसका कंस्ट्रक्शन 1998 में हुआ था। इट इज 760 किलोमीटर लॉन्ग रेन रूट कनेक्टेड रोहा इन महाराष्ट्र टू मंगलोर इन कर्नाटका। तो ये आपसे पूछ सकता है कोंकण रेलवे का कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ था? 1998 में हुआ था। कोंकण रेलवे कौन सी दो डेस्टिनेशन को कनेक्ट करती है? तो आप ध्यान रखना, महाराष्ट्र और कर्नाटका को। महाराष्ट्र में एक जगह है रोहा, वहां से लेकर मंगलोर में एक जगह है कर्नाटका, उसको कनेक्ट करती है। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखना। It is considered an engineering marvel. It crosses 160 rivers, streams, nearly 2000 bridges and 91 tunnels। ये जो कोंकण रेलवे है ये जो है बहुत ही कहते हैं मतलब इंजीनियरिंग में, मतलब जो इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है वो एक्सीलेंट किया गया है कि सोचो 146 रिवर क्रॉस करती है, 2000 ब्रिजेस क्रॉस करती है और 91 टनल्स आती है रास्ते में। क्लियर? एशियाज लार्जेस्ट टनल विच इज ऑल्सो 6.5 किलोमीटर लॉन्ग लाइज ऑन दिस रूट। एशिया की लार्जेस्ट टनल, ठीक है, कि वो भी इसी रूट पर आती है। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका आर पार्टनर्स इन दिस अंडरटेकिंग। ये आप ध्यान रखना, कोंकण रेलवे मेजर कौन से स्टेट्स को कनेक्ट करती है? तो महाराष्ट्र से कर्नाटका, तो बीच में आ जाता है आपका गोवा। क्लियर? एरिया अराउंड टाउन्स, रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एरियाज एंड ऑफ प्लांटेशन एंड अदर कमर्शियल क्रॉप, हिल स्टेशन एंड कंटोनमेंट टाउन्स वर वेल कनेक्टेड बाय रेलवे फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल एरा। कह रहे रेलवे सिर्फ इंडिया में अभी नहीं इंट्रोड्यूस हुई है, ऑफकोर्स ब्रिटिश के टाइम पर हुई थी जब हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। तो उस टाइम पर भी ना आप ये लगा लो, जिन एरियाज से रॉ मटेरियल मिलता था वहां उन एरियाज को रेलवे तक कनेक्टिविटी दी गई। जिन एरियाज में प्लांटेशन फार्मिंग थी या कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो होती थी उन एरियाज को रेलवे की कनेक्टिविटी दी गई। जो कंटोनमेंट एरिया थे आपके आर्मी वाले एरिया हो गए, आर्मी पर्सोनल के एरियाज, उनको भी रेलवे क्या दी गई है? कनेक्टिविटी दी गई है। क्लियर? These were mostly developed for the exploitation of the resources। पर उस टाइम पर जो ब्रिटिशर्स ने रेलवे को कनेक्ट किया था ना, वो हमारे डेवलपमेंट के लिए नहीं कनेक्ट किया था। वो बता क्यों कनेक्ट किया था? वो इसीलिए कनेक्ट किया था ताकि इन एरिया से सामान इजीली वो रिसोर्सेज लेकर आए और खूब अपने लिए यूज करें। बट वही बात हुई ना, काम अपने फायदे के लिए किया, इनडायरेक्टली फायदा किसको हुआ? हमें हो गया। क्लियर? After the independence of the country, railway routes have been extended to the other areas too। तो भाई देखो, इंडिपेंडेंट तक तो सिर्फ इन्हीं एरियाज में जहां इंडस्ट्रीज हैं वहां पे रेलवे थी, जहां रॉ मटेरियल मिल रहा है वहां पे रेलवेज थी, जहां हिल स्टेशंस हैं, जहां प्लांटेशन फार्मिंग है, सिर्फ वहीं तक रेलवेज थी।
लेकिन जब हम आजाद हुए तो हमने अपने रेलवे रूट्स को बढ़ाना शुरू किया और बाकी के एरियाज में भी कनेक्टिविटी क्रिएट करनी शुरू करी। द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हैज बीन द डेवलपमेंट ऑफ द कोंकण रेलवे, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, महाराष्ट्र से कर्नाटक को कनेक्ट करती है, अलॉन्ग विद द वेस्टर्न कोल्ड डायरेक्ट लिंक बिटवीन मुंबई एंड मैंगलोर। आ गया ना, मुंबई और मैंगलोर के बीच में कनेक्टिविटी देती है। रेलवे कंटिन्यूज टू रिमेन द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मासेस। ये बात आप ध्यान रखना, जब लोगों को दूर ट्रेवल करना होता है ना और कंफर्टेबल ट्रेवल करना होता है तो रेलवे सबसे ज्यादा यूज होती है। क्लियर? तो आपकी रेलवे सबसे ज्यादा यूज होती है। रेलवे नेटवर्क इज रिलेटिवली लेस डेंस इन द हिल स्टेट्स। ये तो आपको पता ही है, हिली एरियाज में आप रेलवेज को ज्यादा नहीं कर सकते हो, वहां पे इतना ज्यादा मतलब नहीं है डेवलप। हिली एरियाज में रेलवे नेटवर्क्स इतने ज्यादा डेवलप नहीं है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, आपके सेंट्रल पार्ट्स हो गए इंडिया का। देखो नॉर्थ ईस्टर्न तो इसीलिए हो गया क्योंकि वहां पर हिल्स है। सेंट्रल पार्ट में ज्यादातर प्लेट्यूज है तो इसीलिए भी रेलवे बिछाना पॉसिबल नहीं है, और राजस्थान इज अ डेजर्ट एरिया तो इसीलिए भी वहां पे रेलवेज बिछाना ज्यादा पॉसिबल नहीं है। क्लियर? वाटरवेज, तो यहां पे हमारा रेलवेज कंप्लीट हो गया। अब हम बात करने वाले हैं वाटरवेज की। क्लियर? तो रेलवेज बिल्कुल टोटली क्लियर हो चुका है। अब हम बात करेंगे वाटरवे ट्रांसपोर्ट की, कि वाटर ट्रांसपोर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। क्लियर? चलिए, waterways is an important mode of transport for both passenger and cargo traffic in India। अब देखो वाटर ट्रांसपोर्ट भी एक अच्छा ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, सिंपल सी बात है। पैसेंजर्स और कार्गो होते हैं बेसिकली बड़े बड़े जो आपके जंबोज वगैरह होते हैं ना, जिसमें बहुत ज्यादा सामान लद के जाता है, उनको बोलते हैं कार्गो। ठीक है, बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं। क्लियर? इट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की मटेरियल। सबसे पहली बात तो ये चीपेस्ट है, ज्यादा इस पैसा नहीं खर्च होता, और दूसरी सबसे बड़ी बात है हेवी और बल्कि सामान ले जाने के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है, और स्पेशली इंटरनेशनल ट्रेड में इसकी काफी इंपॉर्टेंस है। क्लियर? इट इज अ फ्यूल एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। फ्यूल एफिशिएंट इसलिए बोला गया है, ज्यादा फ्यूल नहीं लगता, प्लस इसमें जो फ्यूल यूज होता है वो इको फ्रेंडली भी है। क्यों इको फ्रेंडली है? क्योंकि ज्यादातर कहां चलता है? ज्यादातर चलता है ओशियंस वगैरह में, सीज वगैरह में, तो सिंपल सी बात है ना, वहां पे पॉल्यूशन का हमारे इधर इंपैक्ट नहीं पड़ता, तो इको फ्रेंडली भी बोला जाता है। क्लियर? लेकिन जो वाटर ट्रांसपोर्ट है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है इनलैंड और एक होता है ओशियन। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। वाटर ट्रांसपोर्ट दो में डिवाइड होता है, एक होता है इनलैंड वाटरवेज और एक होता है ओशियनिक वाटरवेज। देखो नाम से ही पता चल रहा है, इनलैंड का मतलब जो एक ही कंट्री के अंदर जो आप वाटरवे यूज कर रहे हो, और ओशियनिक वाटरवेज का मतलब है जब आप ओशियंस को एज अ वाटरवे यूज करते हो और फिर वहां से सामान दूसरी कंट्रीज तक पहुंचाते हो या लेकर आते हो। क्लियर? तो अब हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे इनलैंड वाटरवेज को। कह रहे इट वॉज द चीफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बिफोर द एडवेंट ऑफ रेलवेज। कह रहे जब रेलवे इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी तो सबसे ज्यादा जो है इनलैंड वाटरवे ही यूज होता था। इट हाउएवर फेस टफ कंपटीशन फ्रॉम रोड एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। हाँ, लेकिन जब रोडवेज डेवलप हो गए, रेलवेज डेवलप हो गए, तब इनलैंड वाटरवे को काफी कंपटीशन फेस करना पड़ा, क्योंकि तब इसकी वैल्यू कम हो गई। Moreover, diversion of river water from irrigation purpose made them non-navigable in large parts of their courses। अच्छा, पहले क्या होता था ना, रिवर का मैक्सिमम पानी जो होता था वो वाटर ट्रांसपोर्ट में यूज होता था, स्पेशली इनलैंड वाटरवेज में यूज होता था। पर अब क्या हुआ, रिवर के अंदर जो पानी था, एक्स्ट्रा पानी था, उसको इरिगेशन के पर्पज से यूज किया जाने लगा, जिसकी वजह से भी जो है काफी सारे एरियाज में इनलैंड वाटरवेज जो है वो कम यूज होने लगा, क्योंकि पानी उतना अवेलेबल नहीं होता था। इंडिया हैज 14,500 किलोमीटर ऑफ नेविगेबल वाटरवेज। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर? कि इंडिया में जो नेविगेबल वाटरवेज है वो कितना है, 14,500 किलोमीटर। कॉन्ट्रीब्यूटेड अबाउट 1% ऑफ द कंट्रीज ट्रांसपोर्टेशन। और ये भी ध्यान रखना है, इंडिया का वाटरवे इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन में कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है, 1%। ठीक है? इट कंप्राइजेज रिवर। अब इस इनलैंड में आता क्या क्या है, रिवर्स आती हैं, कैनाल्स आती है, बैक वाटर्स आते हैं और क्रीक्स आते हैं। क्लियर? समझ आ रही है बात? एट प्रेजेंट 5,685 किलोमीटर ऑफ मेजर रिवर्स नेविगेबल बाय मर्चेंडाइज फ्लैट बॉटम वेसल्स। आज के टाइम में जो है इतने किलोमीटर जो है
ठीक है, रिवर्स जो है वो इन्हीं से, फ्लैट बॉटम जो वेसल्स होते हैं इनसे क्या होता है, नेविगेबल होता है। नेविगेबल का मतलब समझ रहे हो कि ट्रेवल किया जाता है। क्लियर? For the development, maintenance and regulation of national waterways in the country, Inland Waterway Authority was set up in 1986। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल वाटरवेज की मैनेजमेंट के लिए कौन सी अथॉरिटी जो है वो आंसरेबल है। ठीक है, 4 ऑप्शन मिलेंगे तो आप ध्यान रखना, उसमें आपको दे रखा होगा इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी। और ये जो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी है ये सेटअप कब हुई थी, 1986 में सेटअप हुई थी। ठीक है, द फॉलोइंग वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल वाटरवे बाय द गवर्नमेंट, टेबल 7.3। ठीक है, कुछ वाटरवेज है जिसको जो है गवर्नमेंट ने नेशनल वाटरवेज क्या किया है, डिक्लेयर किया है। यहां पे मैं आपको एक बात बता देती हूं, एक क्वेश्चन आता है इंडिया का लॉन्गेस्ट, ठीक है, इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे कौन सा है, ठीक है, और उसका क्या नाम है और वो किसको कनेक्ट करता है। तो अगर आप बात करोगे कि इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे है वो कौन सा है, वो है NW1। NW1 का मतलब समझते हो, नेशनल वाटरवे 1 है। क्लियर? और ये जो नेशनल वाटरवे 1 है ये कहां से कहां तक कनेक्टिविटी दे रहा है, ये दे रहा है प्रयागराज टू हल्दिया। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। प्रयागराज टू हल्दिया किसको कनेक्टिविटी देता है, ये प्रयागराज से हल्दिया को कनेक्टिविटी देता है। और बेसिकली ये जो आपकी गंगा रिवर है उसी पे ही ये, मतलब गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो है उसी पे ही, उसी वही तरीके की जो रिवर्स या ट्रिब्यूटरीज है वही इसी रास्ते में आती है और उसी में ये नेविगेबल होता है। क्लियर? तो ये आप ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंडिया का सबसे लंबा नेशनल वाटरवे कौन सा है। हाईवे तो सभी को पता होता है, NH 744 जिसको बोला जाता है। क्लियर? लेकिन ये नहीं पता होता, तो ये आप ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? ये अब हम एक बार देखो देख ही लेते हैं, ये लिखा भी हुआ है NHW1, ये इलाहाबाद से हल्दिया लिखा हुआ है, पर आपको भी पता है इलाहाबाद का नाम अब क्या हो गया है, प्रयागराज हो गया है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवे इन द इंडिया विच इज नेविगेबल बाय मैकेनिकल बोट्स अप टू पटना एंड बाय ऑर्डिनरी बोट्स अप टू हरिद्वार। ये भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हल्दिया से फरक्का, ठीक है, फरक्का आपका इधर बढ़ जाता है वेस्ट बंगाल में, फरक्का से पटना और पटना से इलाहाबाद। क्लियर? उसके बाद आता है NW2, ये है सादिया धुबरी। सादिया धुबरी जो है ना, आपको पता होना चाहिए, इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज भी है, रिवर ब्रिज भी है। ठीक है, वही है आपका ये सादिया धुबरी ब्रिज, जिसे भूपेन हजारिका भी बोला जाता है। ये मेनली ब्रह्मपुत्रा रिवर पे के अराउंड बना हुआ है और डिब्रूगढ़ एरिया जो आता है वहां तक है ये। क्लियर? और इंडिया और बांग्लादेश दोनों इसको शेयर करते हैं। फिर आता है NW2 जो कोट्टापुरम और कोल्लम तक है। ठीक है, और ये आपका कोट्टापुरम और कोल्लम ये आपका तमिलनाडु को कनेक्टिविटी देता है। नेक्स्ट है NW4, ये आपकी गोदावरी और कृष्णा रिवर है जो आपका ये कर्नाटका वाला एरिया है उसमें आ जाता है। देन आपका NW5, ठीक है, NW5 में आपकी ये बहामनी और महानदी रिवर्स वगैरह है, उनको ये कनेक्टिविटी देता है। क्लियर? उसके बाद कह रहे हैं कि जो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी है जो 1986 में डेवलप हुई थी, इसने जो है दूसरे भी 10 अदर इनलैंड वाटरवेज भी आइडेंटिफाई किए हैं जो अभी इतने ग्रेडेड नहीं है लेकिन उनको अपग्रेड किया जा सकता है। बैक वाटर्स जो कि केरला के हैं, उनका एक इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, बैक वाटर्स जो है जो कि कहां के हैं, केरला के हैं। वैसे आपको पता है बैक वाटर होता क्या है, कोई बता सकते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैक वाटर, क्या मतलब होता है बैक वाटर का? देखो बहुत ही इजी सी टर्म है। बैक वाटर बेसिकली पता है क्या होता है, रिवर का ही पानी होता है लेकिन रिवर से वो अलग हो जाता है, बैक कर जाता है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड बैक वाटर। लेकिन और काफी जब अमाउंट में होता है तो उस पर भी नेविगेबल होती है, मतलब शिप्स वगैरह जो होते हैं, छोटी छोटी जो बोट्स होती है, स्टीमर्स होते हैं, वो नेविगेट करते हैं। क्लियर? Apart from providing cheap means of transport, they are also attracting a large number of tourists in Kerala। मैंने आपको बताया ना, केरला में तो बैक वाटर्स एक बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस बन गया है। द फेमस नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, ये आप ध्यान रखना, इज ऑल्सो हेल्ड इन द बैक वाटर। ये आपसे पूछ सकता है कि कौन सी एक बहुत फेमस ट्रॉफी जो है, ठीक है, बोट रेस होती है, ठीक है, बोट रेस को लेकर होती है जिसे वल्लम कली बोला जाता है, ये बैक वाटर्स में होती है, तो वो कौन सी है, नेहरू ट्रॉफी है।
इज दैट क्लियर? ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो इनलैंड वाटर था ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा बचता है बस एक लास्ट चैप्टर, मतलब इस चैप्टर का एक टॉपिक जिसमें हम लोग एयर ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइंस और कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो भी आसान ही है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही है। अब हम मिलेंगे इस चैप्टर के फाइनल एक और पार्ट के साथ और उसके बाद हमारा ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा और वाइंड अप होने के बाद फिर हम करेंगे इस चैप्टर का एक रिवीजन टेस्ट। क्लियर? चैप्टर आसान है, बस कुछ चीजें इसके अंदर स्टैटिक हैं जो आपको एज इट इज की एज इट इज याद रखनी है। क्लियर? वैसे तो जब मैंने आपको चैप्टर्स कराए हैं तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या क्या चीजें जो है वो याद करनी है, बट स्टिल आपको भी पता होना चाहिए। क्लियर? साथ साथ मैंने आपको गाइडेंस दे दी है, बट एट द एंड पढ़ना तो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर? तो आपको अगर ये चैप्टर समझ में आया है, जितना मैंने पढ़ाया है, मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट हो तो वो भी आप मुझे जरूर बताना। तो चलिए आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।